चैप्टर नंबर सेकंड इसका नाम है, या पार्ट हम सेकंड कह सकते हैं, जिसका नाम है पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। अब हम क्या करेंगे, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति के पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। 28 फरवरी दिनांक 28 फरवरी को विद्यालय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने हेतु विज्ञान मेला का आयोजन किया था। प्रवेश द्वार पर स्वागत करते समय भाई बहन अश्विन और कीर्ति को एक श्वेत कागज दिया गया। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें यह श्वेत कागज क्यों दिया गया। कुछ कदम आगे कार्यकर्ता इन कागजों पर एक द्रव पदार्थ छिड़क रहे थे। भाई बहन ने भी अपने श्वेत कागजों पर छिड़काव करवाया। द्रव पदार्थ के छिड़कते ही उनके कागजों पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है वाक्य दिखाई दिया। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक एवं उत्साहित थे कि ये कैसे हुआ और उसके पीछे का कारण क्या था। उनकी जिज्ञासा आंशिक रूप से तब संतुष्ट हुई। संतुष्ट का मतलब होता है सेटिस्फाई होना। जब वे पदार्थ के रंगीन संसार नामक स्टॉल पर पहुंचे, वहां उन्होंने विभिन्न पदार्थों को मिश्रित करने पर रंगों में परिवर्तन होने वाली अनेक गतिविधियां देखी। जब हम एक से ज़्यादा पदार्थों को मिलाते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। उदाहरण के लिए साबुन के साथ हल्दी लगाने पे क्या होता है, उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। उन्होंने इन परिवर्तनों के विषय में और अधिक खोजने का निर्णय लिया। आइए हम भी सीखने के लिए रोमांच में उनके साथ सम्मिलित होते हैं, इनकी शामिल होते हैं। हमारे विज्ञान प्रयोगशाला में देखेंगे, लिटमस एक सूचक के रूप में विभिन्न प्रतिदर्शों तथा नींबू का रस, साबुन का विलय, आंवला का रस, इमली का पानी, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन क्या होता है, घोल, चूने का पानी, नल का पानी, कपड़ा धोने के पाउडर का विलय, चीनी का विलय और नमक का विलय एकत्रित कीजिए। नीले लिटमस पत्रे की एक पट्टी लीजिए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इन टुकड़ों को एक स्वच्छ व शुष्क पट्टिका पर फैला दीजिए। बिंदुपात की सहायता से प्रत्येक प्रतिदर्श की एक एक बूंद इन टुकड़ों पर डालिए, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। क्या आपने नीले लिटमस के टुकड़ों के रूप में किसी परिवर्तन का अवलोकन किया? तालिका 2.1 में अवलोकन को अभिलेखित कीजिए। यह अभिक्रिया चित्र 2.2 में दर्शाए अनुसार लाल लिटमस पत्र के टुकड़ों के साथ दोहराएं और अपने अवलोकन के लिए तालिका 2.1 में अभिलेखित करें। लाल लिटमस पत्र में रंग परिवर्तन क्या हो रहा है, रंग परिवर्तन। चूने का पानी कैसे तैयार होता है? चूने के पानी को अंग्रेजी में लाइम वाटर कहा जाता है। यह लाइम शब्द नींबू का अर्थ नहीं है यहाँ पे, मतलब लाइम का मतलब नींबू नहीं है। चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा हमारे साथ, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कभी भी हाइड्रोक्साइड आता है तो पीछे क्या होगा, OH ग्रुप तो होगा ही होगा। विलयन का मतलब क्या होता है, घोल है। इस लाइम चूने कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाकर लगभग 1 घंटे के लिए अवधित रखाकर सरलता से तैयार किया जा सकता है। इस द्रव को दूसरे पात्र में छानकर चूने के पानी के रूप में इसका उपयोग कीजिए। नीले और लाल लिटमस पत्र से प्रतिदर्शों की प्रकृति का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। नींबू का रस, प्रतिदर्श की एक बूंद डालने के पश्चात नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, लाल। क्या हो जाएगा, लाल। प्रतिदर्श की एक बूंद डालने के पश्चात लाल कैसा हो जाएगा पात्र, नीला। कैसा हो जाएगा, अच्छा, नींबू का रस डालेंगे तो लाल ही रहेगा, क्योंकि ये अम्ल है। क्या है, अम्ल। साबुन का विलयन नीले पर डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, साबुन का विलयन डाल रहे हैं हम किस पर, नीले उस पर, तो कैसा होगा ये, अच्छा देखो, साबुन का विलयन प्रतिदर्श की एक बूंद, यानी कि हम नीले लिटमस पेपर पर साबुन डाल देंगे तो क्या होगा, ये नीला है तो नीला ही रहेगा, और लाल पर डालेंगे तो नीला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई रंग चेंज नहीं होगा और यहाँ रंग चेंज हो जाएगा, यहाँ नीला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा नीला, और यहाँ पर कोई रंग चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है। क्या करता है, नीले को, देखो नीला है तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, लाल। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी रंग चेंज नहीं होगा। अब देखेंगे साबुन का विलयन। यहाँ पे साबुन के विलयन में क्या करेंगे हम, क्या डाल रहे हैं, कैसे नीले लिटमस पेपर पे क्या डालेंगे हम, साबुन डालेंगे। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये नीला है।
यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ये नीला है तो नीला ही रहेगा, यहाँ पे लाल है तो कैसा हो जाएगा, ये नीला, क्या हो जाएगा, नीला। ऐसे ही सारे आपको करने हैं ये, ठीक है। आगे देखेंगे। आइए अब तालिका का विश्लेषण करें और प्रतिदर्शों को 3 समूह में निम्नलिखित वर्गीकृत करें। अच्छा, ये जो आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है, पता है ये किस लिए दिया गया है, जिससे आप खुद जानो कि अम्ल और क्षार क्या होती है। समूह का में वे प्रतिदर्श हैं, प्रतिदर्श का मतलब वे पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जो कि क्या होंगे, अम्ल, क्या होंगे, अम्ल। समूह खा में वे प्रतिदर्श जो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीले, इन्हें बोलेंगे क्षार, क्या बोलेंगे इन्हें, क्षार। अब देखेंगे समूह का में वे प्रतिदर्श जो दोनों प्रकार के लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करते, उन्हें बोलते हैं उदासीन, क्या बोलेंगे, उदासीन। उदासीन क्या है, उदासीन, जैसे पानी, नल का पानी। अवलोकन तालिका 2.2 में अभिलेखित करें, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि किसमें क्या था। अब यहाँ देखेंगे, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि लाल और नीले लिटमस पत्र की पट्टियाँ किस पदार्थ से बनी है। जब इन पर कुछ प्रतिदर्शों की बूंदें डाली जाती है तो उनका रंग क्यों चेंज हो जाता है। प्रतिदर्श का मतलब होता है पदार्थ, क्या होता है, पदार्थ। देखो नीले और लाल लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या है ये जानेंगे। लिटमस लाइकेन से प्राप्त एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिटमस 2 रूपों में उपलब्ध होता है, विलयन के रूप में, कागज की पट्टी के रूप में। देखो एक तो होगा इसका पानी, जिसे हम बोलते हैं विलयन, और एक होता है इसका कागज, जिसे बोलेंगे पट्टी। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहा जाता है। लिटमस पत्र 2 रंगों के होते हैं, नीला और लाल, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चूँकि लिटमस अम्ल और क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, अतः अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। कुछ अन्य पदार्थ जो प्राकृतिक और मानव निर्मित है, उनका उपयोग भी सूचक के रूप में किया जाता है। मानव निर्मित सूचकों का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। आप उच्च कक्षाओं में इनके विषय में और अधिक जानेंगे। समग्र दृष्टि लाइकेन 2 जीवों की सहजीविता से बनती है। इसमें एक कवक होता है, दूसरा शैवाल। यह उन क्षेत्रों की चट्टानों और पेड़ों पर उगती हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, यानी कि कहाँ होंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और वायु स्वच्छ होती है। क्या आपको अपने आसपास के पेड़ों पर लाइकेन मिलते हैं। आइए तालिका 2.2 में समूह का खागा में क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध तरीका क्या होता है, जब 1 2 3 के तरीके से हम किसी पदार्थ को लिखते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है वर्गीकृत, और वर्गीकरण का मतलब होता है बांट के लिखना, यानी कि हम बांटेंगे फिर लिखेंगे। समूह का के पदार्थ जैसे नींबू का रस, आंवले का रस, इमली का रस और सिरके नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका अर्थ है कि वे अम्लीय प्रकृति के हैं। ये वाली जो लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, IMP इस लाइन को कह सकते हैं, ठीक है, इस वाली लाइन को IMP कह सकते हैं। और उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि सहजीविता क्या होती है और लाइकेन किससे बना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये वाला पार्ट और इसके ऊपर वाला ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम इसे 3 से 4 बार जरूर पढ़ें। समूह खा के पदार्थ जैसे साबुन का विलयन, बेकिंग सोडा का विलयन, चूने का पानी, कपड़ा धोने का पाउडर विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, अतः यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। समूह गा के पदार्थ जैसे नल का पानी, शक्कर का पानी, नमक का पानी इत्यादि से दोनों प्रकार के लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता। क्या आप इनकी प्रकृति बता सकते हैं के विषय में पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। इन पदार्थों को उदासीन कहा जाता है क्योंकि ना तो ये अम्लीय होते हैं, ना ही ये क्षारीय होते हैं। क्या तालिका 2.2 के समूह का में सभी पदार्थ खाने योग्य हैं। क्या आपने कभी इन पदार्थों का स्वाद चखा है। क्या आपको उनके स्वाद का स्मरण है। आप पाएंगे कि ये सभी पदार्थ स्वाद में खट्टे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खट्टे स्वाद वाले पदार्थ अम्ल और भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें भी हम अम्लीय प्रकृति के पदार्थ कहते हैं या अम्ल कहते हैं। जब तक कहा ना जाए तब तक कुछ भी ना चखें, किसी भी अज्ञात पदार्थ का स्वाद ना चखें। अज्ञात मतलब जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं, ऐसे किसी पदार्थ को हम ना छुएंगे, ना ही उसे क्या करेंगे, चखेंगे। कुछ सामान्य खाद्य पदार्थ उनमें उपस्थित अम्लों के नाम चित्र में दर्शाए गए हैं। जैसे देखो हमारे पास ये क्या है,
ठीक है। इसमें क्या है, सिट्रिक अम्ल। क्या है, सिट्रिक अम्ल। क्या है, सिट्रिक अम्ल। दूसरा क्या है हमारे पास, आंवला सिट्रिक अम्ल है और एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, विटामिन सी। अब क्या है हमारा, अनरिप मैंगो यानी कि कच्चा आम टार्ट्रिक अम्ल है। टमाटर सिट्रिक अम्ल एंड ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ में उपस्थित सामान्य अम्ल, निम्नलिखित पदार्थ में उपस्थित सामान्य अम्लों के नाम लिखिए और पता कीजिए, लिखिए। जैसे नींबू में क्या होगा हमारा, दही में क्या होगा, इमली में क्या होगा और सिरके में क्या होगा। ये आप लोगों के लिए क्या है, अम्लों के नाम लिखने के लिए काम दिया है मैंने। ठीक है। आइए अब समूह खा से एक पदार्थ का विलयन लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़िए। आपने क्या अनुभव किया, यह साबुन जैसा चिकना है। क्षारीय पदार्थ सामान्यतः छूने पे चिकने होते हैं। इसके अतिरिक्त क्षार साधारणतः स्वाद में कड़वे होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा है उसमें क्षार की उपस्थिति हो ही ना। उदाहरण के लिए करेले का स्वाद कड़वा है, परंतु यह क्षारीय प्रकृति का नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, बात क्षार की आ रही है। किसकी आ रही है, क्षार की। इसके अतिरिक्त अगर हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे तो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। और जब हमने पकड़ते हैं तो कैसे होते हैं, उनमें थोड़ी क्या होती है, फिसलन टाइप होती है, सॉपी जिसे बोलते हैं। लेकिन करेला इसका एग्जाम्पल दिया है, कड़वे हैं लेकिन क्षारीय प्रकृति के नहीं हैं। अब मैं एक सूचक का उपयोग करके आंगन को स्वच्छ करने वाले द्रव पदार्थ की प्रकृति का परीक्षण करूंगा। यदि लिटमस उपलब्ध नहीं है तो क्या ऐसे अन्य प्राकृतिक पदार्थ जिनका अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लाल गुलाब सूचक के रूप में। ठीक है। आपने अपने आसपास के अन्य रंग बिरंगे पुष्प देखे होंगे। इन पुष्पों का उपयोग करके सूचक बनाने का प्रयास कीजिए। अपने आसपास से लाल गुलाब के पुष्पों से झड़ी हुई पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए। इसके लिए कृपया पुष्प को तोड़े नहीं, अपितु आप भूमि पर गिरी हुई पंखुड़ियाँ अथवा पुष्प उठा सकते हैं। एक मुट्ठी भर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ लीजिए, उन्हें पानी से धुल लीजिए। रखल और मूसल का प्रयोग करके पंखुड़ियों को कुचलिए। इन्हें एक कांच के गिलास में रखिए। इस कांच के गिलास में थोड़ा गर्म पानी डालिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि कुचली हुई पुष्प की पंखुड़ियाँ पूर्णतः पानी में डूब गई हैं। सावधानी, यह कार्य किसी वयस्क के निर्देश में ही कीजिए। कांच के गिलास को ढक्कन से ढक दीजिए। इसके पश्चात 5 से 10 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि पानी रंगीन न हो जाए। अब इसे छान लीजिए। निशांत के पश्चात प्राप्त द्रव वांछित अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पुष्प आर्क है। आर्क मतलब क्या है, उसका रस है। कुछ नहीं किया है हमने एक वो लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ, उससे भगोनी में या फिर किसी पतीले में डाल के गर्म पानी में डाल देंगे। उसके बाद जो पानी निकला है उसे हम सूचक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। परकनली स्टैंड, लाल गुलाब का अर्क का मतलब क्या होता है, इसका रस। परकनली में लाल गुलाब का अर्क देखेंगे। तैयार किए गए लाल गुलाब के अर्क की 10 से 20 बूंदों को 2 छोटी पारदर्शी बोतल अथवा परकनलियों में डालिए। उन्हें का और का से चिन्हित कीजिए। क्या करेंगे, चिन्हित। बिंदुपात की सहायता से परकनली का में नींबू के रस की 20 से 30 बूंदें डालिए और परकनली का में साबुन के लिए 20 से 30 बूंदें डालिए। दिए गए आर्क में किसी भी प्रकार के रंग परिवर्तन को देखिए। उन्हें टालकर 2.3 में अभिलेखित यानी कि लिखिए। क्रियाकलाप 2.1 में प्रयुक्त अन्य प्रतिदर्शों के साथ भी यह प्रक्रिया दोहराइए और अपने अवलोकन को तालिका 2.3 में अभिलेखित कीजिए। लाल गुलाब के अर्क में नींबू का रस और साबुन का विलयन मिलाने पर रंग परिवर्तन। अब देखो यहाँ पर नींबू का रस डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखेंगे। देखो, जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का परिवर्तन कर दे उसे लाल कर देता है। क्या यह वही प्रतिदर्श है जो नीले लिटमस पत्र का रंग लाल कर देता है। जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का, देखो वो ये कहना चाह रहा है, जो अम्ल थे वो नीले को कैसा कर रहे थे, लाल कर रहे थे। तो क्या ये वही पदार्थ है जिसने क्या कर दिया, पुष्प का कैसा लाल रंग कर दिया, कैसा था, गुलाबी से लाल कर दिया। जो पुष्प के आर्क का रंग परिवर्तन कर उसे हरा कर देते हैं। क्या यह वही प्रतिदर्श है जो लाल को क्या कर रहे थे, नीला कर रहे थे। लाल लिटमस पेपर को कैसा कर रहे थे, नीला।
जो प्रतिदर्श पुष्प के आर्क का रंग परिवर्तन नहीं करते। क्या ये वही प्रतिदर्श है जिनमें लाल और नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता? उपरोक्त क्रियाकलाप से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लाल गुलाब के अर्क का उपयोग भी पदार्थ की प्रकृति का निरीक्षण का मतलब क्या होता है, जांच करने के लिए किया जाता है। अतः यह अम्ल क्षार सूचक का एक अन्य उदाहरण है। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन को लाल वर्ण का और क्षारीय विलयन को हरे वर्ण का रंग देता है। क्या आप तालिका 2.3 में पदार्थ के प्रकृति को लिख सकते हैं? हमें विश्वास है कि आप प्राप्त परिणामों से उत्साहित होंगे। आपको सब्जियां, फूल, फलों, चुकंदर, लाल एवं बैंगनी पत्ता गोभी, हल्दी, जामुन, लाल गुड़हल, हिबिस्कस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, के पुष्प मतलब फूल का, अर्क का मतलब होता है उसका पानी तैयार कीजिए करने और उसमें पदार्थ का निरीक्षण करने की प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। वे भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में कार्य कर सकते हैं। हाइड्रेंजिया एक पौधा है जो कि हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य में ठंडी जलवायु में उगता है। इसमें मृदा की प्रकृति के आधार पर भिन्न भिन्न रंग के पुष्प खिलते हैं। अम्लीय मृदा में नीले रंग के पुष्प खिलते हैं, जबकि क्षारीय मृदा में गुलाबी या लाल रंग के पुष्प खिलती है। क्या माली मृदा की अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति को समायोजित कर हाइड्रेंजिया के भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प को उगा सकता है? हाँ, उगा सकता है। वो पहले से क्या कर ले, डिटरमाइन कर ले कि कहाँ पे एसिड है, कहाँ पे बेस है, तो उससे क्या करेगा, वो पेड़ों को लगाएगा और उससे जितने पिंक और रेड चाहिए वो फूल उतने उस जगह पे लगाएगा और जितने ब्लू चाहिए उसे उस बेस पे लगाएगा, यानी कि क्षार वाली जगह पे लगाएगा। हल्दी एक सूचक के रूप में हमने क्रियाकलाप 2.1 में नीले और लाल लिटमस पत्र का उपयोग किया। क्या आप कुछ अन्य प्राकृतिक सूचकों के द्वारा भी कागज की पट्टियाँ बना सकते हैं? क्रियाकलाप पर जानने का प्रयास करें। किसी पात्र अथवा पैक्ट्री डिश में एक चम्मच हल्दी लीजिए, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर लेप बना लीजिए। कुछ नहीं करना, किसी भी बर्तन में हम हल्दी लेकर लेप बना लेंगे। आप चाहें तो कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा पीस कर भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी के लेप में फिल्टर पत्र का एक टुकड़ा सावधानीपूर्वक दबाइए जब तक कि यह पीले रंग का ना हो जाए। इसे बाहर निकालिए और सूखने दीजिए। इसे पीले कागज को पतली पट्टियों में काटिए जिनका हल्दी पत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। यह कार्य किसी वयस्क के निर्देश में कीजिए। कुछ इस तरीके से करना है। हल्दी पत्र और हल्दी का लेप। हल्दी पत्र की निर्माण प्रक्रिया। अब देखो, बिंदु पाती की सहायता से क्रियाकलाप 2.1 में उपयोग किए गए प्रत्येक प्रतिदर्शों की एक एक बूंद को हल्दी पात्र में भिन्न भिन्न पट्टियों पर डालिए, अथवा क्या करेंगे, नींबू का रस डालेंगे तो यहाँ पर कौन सा रंग बनेगा वो देखेंगे। अच्छा, नींबू का रस जैसे ही हम इस पर डालेंगे, साबुन का रस डालेंगे तो लाल होगा। ये तो मैंने कल ही किया है, तो ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अभी इसमें और इसमें देखते हैं क्या आएगा आंसर। क्या सभी प्रतिपदों से हल्दी पत्र का रंग परिवर्तन होता है? उन प्रतिपदों को सम्मिलित कीजिए जो हल्दी पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करते। तालिका में 2.2 में का, खा, गा के प्रतिदर्शों की इनकी तुलना कीजिए। क्या अम्लीय पदार्थ की जांच के लिए अतिपत्र सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? अवलोकन कर सहपाठियों से चर्चा कीजिए, इनकी बात कीजिए। मेरी सफ़ेद शर्ट पे कड़ी का दाग लग गया और साबुन लगाने पर उसका रंग बदल गया। वाह, अब मुझे इसका कारण पता चला। क्या पता चला? कारण। अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि हल्दी पत्र का उपयोग क्षारीय प्रकृति के पदार्थों के निष्करण के लिए किया जा सकता है, तथापि इसमें अम्लीय पदार्थ और उदासीन पदार्थ के मध्य भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि हल्दी में जब भी किसी क्षार पदार्थ को डाला जाता है तो कैसा हो जाता है, उसका रंग लाल हो जाता है। रोचक था। हल्दी को स्वर्णिमा मसाला क्यों कहा जाता है? हल्दी अदरक कुल की एक सदस्य, अदरक के फैमिली की एक सदस्य है, जिसे भारत और अन्य देशों में उगाया जाता है। दैनिक जीवन में एक अन्य मसाले के रूप में भोजन को स्वाद व रंग प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य लाभों पर शोध किया जा रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में हल्दी को अनेक स्वास्थ्यवर्धक लाभ प्रदान करने वाला माना जाता है एवं इसका उपयोग सामान्यतः अनेक पारंपरिक घरेलू उपचार में किया जाता है। अश्विन ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने शिक्षक के प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक शुभकामना पत्र लिखा। उसने श्वेत कागज पर हल्दी का लेप लगाकर उसे सुखाया ताकि 2.4 में इसमें देखेंगे कुछ इस तरीके से। मैं परीक्षण किए गए बिलियनों में से उसमें 1 बिलियन का उपयोग करके अपनी शुभकामना शिक्षक की मातृभाषा उड़ीसा
महसूस कागज पर लिखिए। संदेश लिखने के लिए किसी विलयन का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षक ने इस अवधारणा पर आधारित रचनात्मक प्रयोग के लिए अश्विन की सराहना की। क्या ऐसे कुछ पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय मिलने पर परिवर्तित हो जाती है? अब देखो, कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इन्हें घृण सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घृण सूचक। ठीक है। एक पत्र में कुछ बारीक कटे हुए प्याज लीजिए, साथ ही इसमें साफ सूती कपड़े की अथवा निस्पंदित पत्र की कुछ पट्टियाँ लीजिए। ठीक है। निस्पंदित पत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पत्र जो कि क्या हो, जिसमें से पानी निकल सके। पात्र को कसकर बांध दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। पात्र से सूती वस्त्र या निस्पंदित पत्र की 2 पट्टियाँ निकालिए और उससे गंध की जांच कीजिए। इसमें स्वच्छ सतह पर रखिए और पट्टी पर इमली के पानी की कुछ बूंदें डालिए। दूसरी पट्टी पर बेकिंग सोडे के विलयन की कुछ बूंदें डालिए। बूंदों को पट्टियों पर फैला दीजिए। गंध की पुनः जांच कीजिए। क्या आपने प्याज के टुकड़ों में तैयार की गई पट्टियों पर इमली का पानी और बेकिंग सोडा का विलयन डालने से पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद में आने वाली गंध में किसी परिवर्तन का अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस किया? अपने अवलोकन को अभिलेखित कीजिए। अभिलेखित का मतलब होता है लिखना। इस प्रकार अन्य अम्लीय और क्षारीय पदार्थ के साथ गंध में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए और अपने अवलोकन यानी कि जांच को लिखना है। वैज्ञानिक से परिचय देखेंगे। आज जो जिज्ञासा वाली जो बुक आई है ना, चाहे वो क्लास 6 की हो, 7th की हो, 8th की हो, जिज्ञासा वाली जो बुक है हिंदी मीडियम वालों की, उसमें ना लेखक से परिचय सब में मिलेगा। ठीक है। और जो आई है इंग्लिश मीडियम की, उनमें भी सेम टू सेम ऐसे ही है। अब देखें, आचार्य पुलकित चंद्र रे PC रे को आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और भारत लौट आए थे। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को अग्रसर का मतलब होता है आगे बढ़ाने में, अग्रसर करने में योगदान दिया। उन्होंने सामान्यतः 1901 में भारत की सर्वप्रथम फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयों के क्षेत्र में कंपनी की स्थापना की थी। भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपराओं में निहित मतलब होता है समाहित व्यक्ति थे। भारत में रसायन विज्ञान के इतिहास में अपने लेखक के माध्यम से उन्होंने आधुनिक जगत में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। समाज सुधारक PC रे ने शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग को समर्थन भी किया था। समर्थन मतलब क्या होता है? साथ देना। क्या होता है? जहाँ अम्ल पदार्थों को क्षारीय पदार्थ के साथ मिश्रित किया जाता है। ठीक है। एक परख नली में नींबू के रस की एक बूंद लीजिए, उसमें जल की मात्रा 20 डाल लीजिए। इसका रंग का अवलोकन कीजिए। नीली लिटमस विलयन की एक बूंद डालिए। क्या आपको कोई रंग परिवर्तन दिखाई दिया? इस परख नली में सावधानी पूर्वक बिंदुपात की सहायता से चूने के पानी को बूंद में डालिए। अच्छा देखो, एक परख नली में नींबू के रस की एक बूंद लीजिए, उसमें जल की लगभग 20 बूंदें डालिए। इसके रंग का अवलोकन कीजिए। इसमें नीले लिटमस विलयन की एक बूंद डालिए। क्या आपको कोई रंग परिवर्तन दिखाई दिया? इस परख नली में सावधानी पूर्वक बिंदुपाती की सहायता से चूने के पानी को बूंद बूंद कर डालिए और इसे भली भांति हिलाइए। आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? एक अवस्था ऐसी आती है जब विलयन का रंग लाल से नीला हो जाता है। आप प्रयुक्त विलयन में पुनः नींबू के रस की एक बूंद डालिए। क्या वो अनुमान लगा सकते हो कि रंग में परिवर्तन क्यों हुआ? प्रारंभ में जब नींबू के रस के विलयन में नीले लिटमस पेपर की एक बूंद डाली जाती है तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। जब इस परख नली में चूने का पानी मिलाया जाता है तो विलयन का रंग अत्यंत लाल से नीला हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि परख नली में उपस्थित विलयन अब अम्लीय नहीं रहा। चूने के पानी ने अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर दिया। जब किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार के विलयन में पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि परिणामी विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ साथ लवण और जल का भी उत्पादन होता है। अच्छा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहती है? जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाते हैं तो लवण, जल और ऊष्मा बनाते हैं। दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां आप उदासीनी प्रक्रिया के उपयोग को देख सकते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण प्रक्रिया
कीर्ति उद्यान में एक तितली को देख रही थी। उसका हाथ, पैर, पेड़ तने पे टिका हुआ था। अचानक एक लाल चींटी ने उसे काट लिया। उसकी त्वचा लाल हो गई। उसे बहुत दर्द हुआ। उसके भाई ने प्रभावित क्षेत्र पर नम बेकिंग सोडा लगाकर उसकी सहायता की, जिससे उसे दर्द से आराम मिला। क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? जब चींटी काटती है तो त्वचा में एक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल स्रावित करती है। अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा से रगड़कर अप्रभावी किया जा सकता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। अम्ल आपके क्षेत्र में चींटी के काटने पर उपचार के लिए कौन से उपयोग किए जाते हैं? अच्छा, जब मेरे यहाँ पर कोई चींटी काट जाती है, जैसे मधुमक्खी भी काट जाती है या जो ततैया होती है, अगर वो काट जाती तो बचपन में मेरी मम्मी लोहे घिस करके उसके ऊपर लगा देती थी, जिससे कि उसका जो प्रभाव होता था वो तुरंत ही कम हो जाता था। स्थिति 2, कृषक पोर्टल पर एक कृषक ने पूछा, मेरे पैर कुछ दिनों से भली भांति वृद्धि नहीं कर रहे। विस्तृत चर्चा के पश्चात यह पाया गया कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय हो गई है। रासायनिक उर्वरक पौधों को उन्नत प्रकार से विकसित करने के लिए मृदा में मिलाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। मृदा के उपचार हेतु कृषकों को क्या सुझाव दिया जा सकता है? जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो पौधे भली भांति विकसित नहीं होते। इसे चूने से उपचारित किया जाता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। यदि मृदा क्षारीय है तो उसमें जैविक खाद और कंपोस्ट खाद की गई पत्तियां जैसे कार्बनिक पदार्थ मिलाइए। कार्बनिक पदार्थ अम्ल छोड़ते हैं जो मृदा की क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कभी कभी मृदा उदासीन हो जाती है, परंतु उसमें उगने वाले पौधों का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता। यह मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी होता है। अश्विन का मित्र गोरखवीर एक औद्योगिक क्षेत्र के समीप रहता है। उसने अश्विन को बताया कि उसके पड़ोस की झील में मछलियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है झील में कारखाने का अपशिष्ट छोड़ा जा रहा हो। यदि कारखाने का अपशिष्ट अम्लीय प्रकृति का है तो झील में मछलियों के बचने के लिए क्या किया जा सकता है? कारखाने के अपशिष्ट को झील में छोड़ने से पहले उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि अश्विन और कीर्ति के श्वेत कागज पर द्रव छिड़का गया उन पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है, ऐसा लिखा हुआ क्यों दिखाई दिया? क्या आपको लगता है कि संभवतः यह भी लगता है कि छिड़काव के लिए हल्दी के विलयन का और कागज पर लिखने के लिए साबुन के विलयन का उपयोग किया गया था? हमारे आसपास के पदार्थों की प्रकृति के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। लाइकेन, लाल गुलाब, लाल गुड़हल, लाल बैंगन, पत्ता गोभी, हल्दी आदि के अर्क का उपयोग पदार्थ की प्रकृति की जांच करने के लिए किया जाता है। जो पदार्थ अम्लीय क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं वे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस सूचक का रंग लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस सूचक का रंग नीला कर देता है। लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन में लाल वर्ण तथा क्षारीय विलयन में हरे वर्ण का हो जाता है। हल्दी का पीला रंग क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है, परंतु अम्लीय और उदासीन विलयन में अपरिवर्तित रहता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ लवण व जल बनाते हैं। लाल चींटी का काटना, मृदा का अम्लीय होना, क्षारीय प्रकृति का होना, औद्योगिक अपशिष्ट जैसी अनेक दैनिक समस्याओं को उदासीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है, यानी कि कम करने का प्रयास करता है।